हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। बच्चों अध्याय 4 आ चुका है, गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। बच्चों इसके अंदर जो भी चीजें होगी वो समझेंगे, किसको क्या क्या बोला जाता है, किसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है उसको हम जानेंगे। बच्चों आपसे निवेदन है कि हर एक वीडियो को लाइक जरूर किया करें, पसंद आए तो बच्चों शेयर अपने जो ग्रुप मेंबर जो भी होंगे उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप उनके माता पिता प्लीज़ आप उनको पढ़ाइए, आपको काफ़ी हेल्प होगी नवोदय विद्यालय में अगर आपके बच्चों का चयन होता है तो। ठीक है बच्चों, 20 जनवरी को एग्जाम है, उसके हिसाब से पढ़ते रहिए, जितना भी हो सके उतना ज़्यादा कवर कीजिए और रिवीजन खास तौर पर रेगुलर किया करें। रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। आप वीडियो को रिपीट भी किया करें, ऐसा नहीं एक बार देख लिया तो उसको छोड़ दिया है, वापस जाके उसको रिपीट भी कीजिए क्योंकि आपको हेल्प होगी। वो बच्चों जो बच्चा नया है प्लीज़ निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा बच्चों, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। और बच्चों कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, या फिर देख लीजिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है। अब इसके साथ मुझे व्हाट्सअप पर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप मेरे एक ग्रुप बनाए जिसके अंदर 17-18 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। हम धीरे धीरे कम से कम 100 बच्चे कम से कम जोड़ना चाहते हैं, जिसमें उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। मेरे हिसाब से मैं उनको जो भी चीज़ें हो सकेगा वो मैं देने की कोशिश पूरी तरीके से करूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बच्चों, कोई चार्ज नहीं रहेगा उसके अंदर, और आपकी इच्छा हो तो देना हो तो दे सकते हो, ऐसा कोई गलत भी नहीं है ना। तो आपको मेरी तरफ से तो फ्री रहेगा, ठीक है, आप इसका ख्याल रखिएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे अध्याय के बारे में। अध्याय के अंदर जो अध्याय हमारा अध्याय 4 गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, ठीक है। इसको समझेंगे, इसके अंदर भाई है क्या, ये क्या चीज़ है, समझेंगे अच्छे से, एक एक चीज़ को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अपना गुणनखंड। तो गुणनखंड कहते किसे हैं इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, ठीक है। गुणनखंड ये समझ सकिए कि किसी संख्याओं को, ऐसी संख्या जो कि किसी की संख्या का गुणनखंड है। मतलब किस प्रकार से मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिखा, अब 2 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, मैं 2 में गुणा 1 का कर सकता हूँ, ये इसके गुणनखंड है। मतलब टुकड़े, गुणों के द्वारा किया गया खंडन गुणनखंड कहलाता है, ठीक है, ये समझ सकते हो। तो गुणनखंड क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक और चीज समझिए, क्योंकि लंबे चौड़े भाषण बुक के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन आसान तरीके से मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। गुणनखंड जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 9 लिखा, क्या लिखा 9। अब 9 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं 1 का गुणा करूंगा 3 में तो आराम से बनेगा। देखिए सिंपल तरीके से, अगर 1 का गुणा मैं 9 में करूँ तो 9 1 कम 9 बनेगा। अगर मैं 1 का गुणा 1 का तो नहीं होगा, 3 का गुणा 3 में करूँ तो बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ये इसके गुणनखंड हुए कि नहीं हुए, एक हुआ 1 तो खुद, एक हुआ 3 और एक हो जाएगा 9। मतलब ये अपने क्या हुआ, गुणनखंड हुए इसके 9 के। मतलब 1 3 9 ऐसी संख्या है जो कि इसके पहाड़े में आ सकते हैं, यानी कट सकते हो, उसे समझ सकते हो। इसके इसी संख्याओं का गुणा कर पे जिससे समझ सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पे चेक भी करना हो हमको कि भाई गुणनखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो पहली और लास्ट संख्या का गुणा करने पर भी वही आना चाहिए, और अगर बीच में एक संख्या बच रही है तो उसी का गुणा उसी में करने पर भी वही आना चाहिए। ये होगा उसका गुणनखंड बच्चों, ठीक है। वो किस किस के पहाड़े से कट सकता है ये समझ सकते हैं, वो किस किस के पहाड़े से कट जाएगा ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है। ये था हमारा गुणनखंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर किसका है, नेक्स्ट नंबर है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड सेकेंड नंबर वाला, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं, जैसे कि मान सके इसमें 2 संख्याओं का रोल होगा। मान सकते हैं मैं चलता हूँ किसी एक में, सबसे पहले मैं चलता हूँ बड़ी संख्या लेते हैं थोड़ी 15, और एक लेते हैं हम 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 किस किस के पहाड़े में आ सकता है, फिर किस चीज़ से कट सकता है, मैंने अभी बता दिया। 1 के पहाड़े में सभी आता है, 3 के पहाड़े में भी आ जाएगा और 9 के पहाड़े में भी आ जाएगा। मतलब इन 3 संख्याओं से हम मिलकर हम 9 को बना सकते हैं। और 15 की बात करें तो 15 1 के पहाड़े से कटे, 1 तो सभी में कॉमन होता है, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 15 से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन संख्या है, इन दोनों के बीच में कौन सी कॉमन संख्या है ये मुझे बताइए जरा आप। इन दोनों के बीच में एक तो आ रहा है 1 जो कि कॉमन है, और एक आ रहा है 3 जो कि क्या है, दोनों में कॉमन है। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कौन, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 1 और 3, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, 5 15 और 9 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। किसी संख्याओं का ही निकलेगा तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 15 और 9 का अगर आपने उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है तो इस प्रकार से अलग अलग पहले उनके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड में जो कॉमन होगा, यानी किसी संख्या में सेम संख्या ना उभयनिष्ठ, यानी कॉमन लेना हो सकता है, ठीक है। कॉमन लेना समझ सकते हो, यानी कि जो सेम संख्या होगा उसको कॉमन लिया जाएगा, है ना। दोनों में से एक एक उठाएंगे, ऐसा नहीं कि 1 और 1 ऐसे लिख दिया और 3 ऐसे लिख दिया, नहीं, दोनों में से किसी एक को ही लेना है, दोनों में से एक को एक ही बार लिखना है, 1 और 3। और कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि 15 और 9 के उभयनिष्ठ का गुणन, उभयनिष्ठ गुणनखंड का जोड़ बताइए कितना होगा। तो हमको देखो 1 और 3 तो हमारा आ चुका है, तो 1 और 3 का जोड़ कितना हो जाएगा,
4। अगर वो पूछे अंतर बताइए तो घटाव कर देंगे, 1 और 3 में से कितना बचेगा, 2 बचेगा अपना। गुणा पूछ लेगा तो गुणा 3 1 कम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं सवाल, और इस प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा समझना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि एग्जाम के तौर पर भी देख सकते हैं, फिर सवाल हम आगे बनाएंगे उसके तौर पर भी आप समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड, सिंपल। चलो उभयनिष्ठ गुणनखंड को अब ये भी समझ सकते हो, जो उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ समझ लीजिए। उभयनिष्ठ को एक बार बोला सार्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उभयनिष्ठ को? सार्व, सार्व या फिर सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ भी बोला जाता है। अब इसको माइंड में डाल लीजिएगा, सर्वनिष्ठ और सार्व ये दोनों अलग अलग है, लेकिन मतलब इसका और इसका सेम ही होगा इन दोनों का, ठीक है। उभयनिष्ठ, सार्व और सर्वनिष्ठ एक ही होता है, इसका नाम आपको नोट डाउन कर लेना है। इन दोनों का अलग अलग नाम होता है, लेकिन काम एक ही है, सेम तरीके से किया जाता है। अगला आ गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? अभाज्य संख्याओं द्वारा किया गया खंडन, किसी संख्या का अभाज्य संख्याओं द्वारा किया गया खंडन अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। देखिए किस प्रकार से समझेंगे। मान लीजिए आपने कभी एलसीएम निकाला होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं निकालूं 12 का एलसीएम, किसका, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 27 का निकाल दे, किसका, 27 का। अगर मैं 27 का निकालूंगा तो आपको पता है कि जो यहाँ पर जो संख्या बनती है एलसीएम के अंदर, उसको अभाज्य संख्या ही कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। और इसी को अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको एलसीएम का ही यूज करना है, या फिर आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जब हम सवाल करेंगे तब हम समझेंगे। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 से करेंगे, 3 1 कम 3, यानी 3 क्या है, 3 संख्या पे 3 संख्याओं का आपस में क्या हो रहा है, गुणा करने पर 27 प्राप्त हो रहा है। मतलब 3 जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है, आपको पता होना चाहिए। तो तीनों संख्याओं का खंडन करने पर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, गुणनखंडन। मतलब मैंने 27 के 3 टुकड़े कर दिए, लेकिन 3 3 के रूप में की, और जो 3 नंबर है उसको अभाज्य संख्या बोला गया। अगर हम और किसी और संख्या के बारे में एग्जाम्पल लें, जैसे हम ले लेते हैं, अब ले लेते थोड़ी सी सम संख्या भी लेंगे इसके अंदर, हम ले लेते हैं 18। किसको लेते हैं? 18। अगर मैं 18 का एलसीएम निकालता हूँ अभाज्य गुणनखंड, तो 9 से जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 1, तो इसमें कौन कौन से टुकड़े बने, 2 3 और 3। तो यहाँ पर जो ये संख्या है ये सारी सारी अभाज्य संख्या है, यानी आपको 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, और या फिर ये समझ लीजिए जैसे अभाज्य संख्या होगी, आपको जब मैंने पढ़ाया था पहले कहीं किसी चैप्टर में, हमने अभाज्य संख्या के बारे में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। जैसे कि अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, 29 होती है, ऐसी संख्या होगी। इन्हीं का यूज करके हम गुणनखंड करते हैं, यानी एलसीएम निकालते हैं। तो इन्हीं का यूज करके अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। यानी जो संख्या कट जाती है किसी और से, अभाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या अगर आ जाती है, मतलब अपन गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या का ही यूज करके हम उसका खंडन करेंगे, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे आ चुका है गुणज। क्या आ चुका है? गुणज। अब गुणज किसे कहते हैं? गुणज किसे कहते हैं? गुणज। अब मान लीजिए गुणज का मतलब ये होता है किसी का पहाड़ा बोलना, किसी का पहाड़ा बोलना, गुणज। गुणज, गुणक अलग होता है ना, गुणक अलग होता है, ये इसका ध्यान रखिएगा। गुणक गुणनखंड को बोला गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। गुणक जो होता है वो गुणनखंड होता है। ठीक है, गुणक गुणन, गुणक गुणन, गुणज अगर ज आ जाता पीछे, ज याद रखिएगा, ज तो मतलब क्या होगा, जैसे मैंने पूछा कि 5 के 5 गुणक लिखिए, 5 के 5 गुणक लिखना, मतलब 5 का पढ़ा मुझे क्या तक बोलना पड़ेगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और अगर मुझे 5 तक बोलना है तो 5 में 25, ये हो जाएगा। ये इसके गुणज निकालिए। अब वो बोल देंगे प्रथम 5 के 5 गुणक का योग कीजिए, हम इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इकाई अंक क्या आएगा, इकाई का अंक बता देंगे, वो जो भी होगा सवाल के ऊपर होगा, लेकिन गुणज का मतलब होगा उसी को पहाड़ा बोलना, जहां तक वो पूछे वहीं तक हमको पहाड़ा बोलना है। ठीक है, जैसे 5 का 5 बार पूछा तो 5 में 25 तक हम जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला बच्चों क्या है इसमें, उभयनिष्ठ अपवर्त। ठीक है, उभयनिष्ठ अपवर्त क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गुणा किया, 7 का गुणा किया 3 में, मुझे कितना मिला, 21। और अगर मैंने गुणा किया, देखो ये संख्या नहीं, दूसरा लेते हैं, हम लेते हैं 7 चौक 28, कितना होता है 28, और 14 का अगर मैं करूँ, 14 दूनी 28, यानी जो आंसर बनेगा
कॉमन आंसर बनेगा। संख्या चाहे कोई सी भी आ जाए, संख्या चाहे किसी का भी गुणा, और अगर उनका आंसर दोनों का सेम होता है तो उसको उभयनिष्ठ अपवर्त कहा जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। आंसर सेम होंगे, इसमें टुकड़े कुछ और हो सकते हैं ना, टुकड़े कुछ भी हो सकते हैं। जो अपवर्त के जो टुकड़े होंगे वो कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर बनेंगे दोनों के सेम बनेंगे, वही उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाएगा बच्चों। चलो आगे चलते हैं। कुछ लाइनें बच्चों आपको याद रखना है, इस पार्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, थोड़ी बहुत आप समझ लीजिए इनको। यहाँ पे लिखा गया है एक के बारे में, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। मतलब एक तो सभी का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, एक का किसी के साथ भी गुणा करोगे गुणा हो जाएगा। मतलब अब ये समझ सकते हो, किसी का अगर एचसीएफ निकाला जाता है, एचसीएफ अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर एक जरूर होता है, क्योंकि अगर मान लो मैं अगर 5 और 3 का निकालू एचसीएफ, तो 5 और 3 में केवल क्या कॉमन है, दोनों में एक ही कॉमन है, इसका आंसर एक बनेगा एचसीएफ निकालेंगे तो। ठीक है, मतलब एक तो सभी का गुणा होता ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, ये भी आपको पता है। यानी 5 का गुणा 5 में होगा ही होगा, 3 का गुणा 3 में होगा ही होगा। गुणनखंड यानी कि उसका टुकड़ा, मतलब वो खुद से कटेगा ही कटेगा, उसका टुकड़ा, मतलब कि ये समझ सकते हो। ठीक है, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता है। मतलब अगर ये बोल रहा है कि अगर मुझे 30 का गुणनखंड निकालना, मान लीजिए किसका, 30 का। ठीक है, उसने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा लाइन को। ठीक है, थर्ड वाली लाइन, ये वाली, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम होगा या फिर बराबर रहेगा, मतलब ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब उसने बोला कि अगर मुझे 30 का निकालना है तो सबसे बड़ा गुणनखंड केवल 30 ही होगा, 30 से बड़ा नहीं हो सकता। इससे छोटे हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा। ये इसके गुणनखंड है। इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकता, कम हो सकता है या फिर बराबर। देखो कम तो ही से इतने सारे, लेकिन बराबर भी है, लेकिन ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये दिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। मतलब देखिए गुणनखंड, अगर जैसे मैंने अभी 30 का निकाला, उसके जो गुणनखंड है फिक्स है, ना ज्यादा ना कम। मतलब कम हम चाहे तो लिमिट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन वो निश्चित है, मतलब इतने ही हो सकते, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। वो मतलब इसके लाइन का मतलब है, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित है, मतलब फिक्स है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। मतलब क्या बोला, गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा बोलना। गुणज का मतलब क्या, जिस संख्या का पूछा उसका पहाड़ा बोलना। लेकिन प्राकृतिक संख्या का बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, यानी 5 का गुणा 1 में होगा एक बार, तो 5 एकम 5, मतलब वो खुद संख्या और एक प्राकृतिक संख्या। एक अगर हम लिखे 5 का गुणा 2 में तो 10 आ जाए, एक तो वो खुद संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, मतलब गुणज तो होगा ही होगा, साथ में एक प्राकृतिक संख्या भी होती है। इसका मतलब ये दिया गया है। और लास्ट बच्चों हमारे पास आ रहा है, लास्ट क्या दिया गया है, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है। बिल्कुल है, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। मतलब 5 का गुणा हम 5 में अवश्य करते, 6 का गुणा 6 में अलग अवश्य करते, उसी का गुणा उसी का होता है। जैसे 11 का गुणा भी 11 में हम कर सकते हैं, 100 का गुणा भी हम 100 में कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब 100 के पढ़ने में 100 तो आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। अब ये समझ लीजिए, गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा बोलना। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा बोलना। जैसे मेरे को बोलना है 5 का, तो 5 का पहाड़ा शुरुआत कहाँ से करूँगा, 5 एकम 5 से करूँगा। 4 1 2 3 या 4 आंसर हमारे नहीं आ सकते। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर, जैसे 5 आएगा ना, या फिर उससे क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जैसे 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कभी 5 के बारे में 1 2 या 3 या 4 देखा है, नहीं देखा है। मतलब क्या हो सकता है, बराबर या फिर उससे बड़ा, कभी छोटा नहीं हो सकता है। गुणनखंड में क्या है, बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन गुणज में छोटा नहीं हो सकता। इसका ध्यान रखिएगा। चलो एक और लाइन समझते हैं, लास्ट लाइन है बच्चों। किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना, मतलब कि क्या बोला गया है, 5 का मैं गुणा अनंत संख्याओं के साथ कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या अनलिमिटेड है, तो 5 अगर जो गुणज निकालूंगा मैं, तो किसी के साथ भी करता जाऊं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो अनंत है ना, तो खत्म होगी नहीं। तो बच्चों ये थे हमारे चैप्टर के वाइज, थोड़ा बहुत समझा है हमने। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक फटाफट से कर दीजिए। और 15 अगस्त तक की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 76वां है ये आज़ादी का 76वां महोत्सव ये वाला। तो बच्चों आपसे निवेदन है कि लाइक फटाफट से कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, मैं इस पर टारगेट कर रहा हूँ 30 लाइक्स। कितने,
30 लाइक्स का टारगेट कर रहे हैं बच्चों, अगर आप कर देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका।